3 पार्ट्स के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात करेंगे गैल्वेनिक सेल की, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, वर्किंग, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ें। फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहाँ पर आप इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस सीखोगे और देखोगे कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होते हैं। और थर्ड पार्ट में आप बात करोगे अबाउट कंडक्टेंस। तो ये 3 मेजर पार्ट होते हैं इस चैप्टर के। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारे चैप्टर्स का भी यूज आता है। इस चैप्टर में आयनिक भी काम में आएगा, थर्मो भी काम में आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम भी काम में आएगा, है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे आप एन फैक्टर कैलकुलेट करते हो, वो भी यहाँ पर काम में आएगा। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस बहुत काम में आएंगी। तो बहुत सारे चैप्टर्स का इसके अंदर यूज आता है, इसलिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर के पहले पार्ट के साथ, और इसमें हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हम ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल, ये एक ऐसा सेल है जो इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल यानी एक केमिकल रिएक्शन करवाने के काम में ले, या फिर उल्टा भी हो सकता हो कि केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उससे क्या जनरेट हो रही हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही हो। तो बेसिकली अगर हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन करें तो हम सिंपली इसको ऐसा बोलते हैं कि ये एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस which interconverts electrical and chemical energy। तो जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपस में इंटर कन्वर्ट करे ना, मतलब मेरा मतलब दोनों तरफ से है, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल को किसमें कन्वर्ट कर ले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर ले, तो ऐसे डिवाइस को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे। तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इनको हम 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं मेजरली। एक आपके पास बनता है गैल्वेनिक सेल, ठीक, गैल्वेनिक सेल, या फिर आप इसे वोल्टाइक सेल भी बोलते हो, ये इसके नाम है। और जो दूसरा है वो आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यही आपके इस चैप्टर के 2 मेजर पार्ट हैं। पहले हम लोग गैल्वेनिक सेल की वर्किंग सीखेंगे, गैल्वेनिक सेल की वर्किंग के बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग सीखेंगे। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, गैल्वेनिक सेल आपके पास वो सेल होता है which converts chemical energy into electrical energy। तो एक ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसे हम लोग कौन सा सेल बोलते हैं, एक गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है दिख रहा है आपको, अभी आप देखोगे भी इसकी वर्किंग। यहाँ पे एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी के अंदर जो चेंज होगा, आप लोगों को याद होगा, आपने थर्मोडायनामिक्स में सीखा था कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, यूजफुल वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे भी इस पॉइंट को, बट आप ध्यान रखें, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होगा उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो जस्ट उल्टा काम करता है। ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो जस्ट उसका उल्टा काम करता है, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या होता है, कैथोड्स और एनोड्स के साइंस होते हैं। अगर हम गैल्वेनिक सेल की बात करें तो आप ध्यान दें, रटने की जरूरत नहीं है, आप आगे चल के सीखोगे क्यों नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है, नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है, पॉजिटिव। पोलैरिटीज यहाँ पर रिवर्स्ड होती हैं। यही चीज़ अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए बात करें तो इसके लिए एनोड जो होता है वो कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, और कैथोड जो होता है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक। तो ये इनके आपको डिफरेंस दिख रहा है, एनोड नेगेटिव है या एनोड पॉजिटिव है, यहाँ कैथोड पॉजिटिव है, यहाँ पर कैथोड क्या नेगेटिव है, रिवर्स पोलैरिटीज होती हैं। तीसरी चीज आप देखें, अगर हम एक गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो यहाँ पर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है
और हम ये जानते हैं किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसका डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी में डिक्रीज होता है, द डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is converted into electrical energy। और यहां पर क्या होता है, यहां पर आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाने के लिए। किसको करवाने के लिए? एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। हम लोगों ने सीखा है कि एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होता, उसको करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर क्या होता है, ये सब अभी सिर्फ आपको देखना है, मैं इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं, हम आगे सीखेंगे सारी चीजें। सो अ नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी यहां पे नॉन लिख लेना, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन is carried out by supplying electrical energy या electricity, by supplying electrical energy from an external source। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक दो तरह के सेल्स होते हैं और यहीं से हमारे चैप्टर का बाइफर्केशन शुरू होगा। सबसे पहले हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल क्या होता है, कैसे वो काम करता है, फिर हम बात करेंगे वोल्टाइक सेल की, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, और ये देखेंगे कि वो कैसे काम करता है। तो अब शुरू करते हैं हम अपने पहले सेल के साथ जिसका नाम है गैल्वेनिक सेल। तो देखते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है या कैसे काम करता है। गैल्वेनिक सेल की वर्किंग को समझने के लिए हम यहां पर एक एग्जांपल लेंगे डेनियल सेल का। किसका एग्जांपल लेंगे? डेनियल सेल का। तो आई होप आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो बस मुझे इतनी सी जगह चाहिए ताकि हम सेल की वर्किंग को अच्छे से समझ सकें, बाकी आप कॉपी करते रहना। तो जो आपका गैल्वेनिक सेल है, हम यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल या फिर आप इसे जिंक कॉपर सेल भी बोलते हो। एक्चुअली इससे आप किसी भी गैल्वेनिक सेल की बेसिक वर्किंग, बेसिक कंस्ट्रक्शन समझ सकते हो। तो अगर मुझे एक गैल्वेनिक सेल बनाना है तो गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले एक कंटेनर लेंगे हम यहां, ठीक। तो एक कंटेनर इधर लेते हैं और एक कंटेनर यहां पे लेंगे। इस तरह से मैं दो कंटेनर लेता हूं। इन कंटेनर्स के अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन भरते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसा आपको नाम से पता लग रहा है, ये जिंक कॉपर सेल है। तो जिंक कॉपर सेल में इनके अंदर फिर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। तो इस नाम से तो लग रहा है एक इलेक्ट्रोड होगा जिंक का और एक दूसरा इलेक्ट्रोड जो होगा वो होगा कॉपर का। तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। हम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी के एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट का एक सोल्यूशन फिल करते हैं। जैसे ये है, तो मैं यहां पर ZnSO4 फिल कर रहा हूं, ZnSO4 aqueous। अभी मान लो मैंने इसका 1 मोलर सोल्यूशन लिया है, तो ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट है, ये सोल्यूशन के अंदर आयनाइज होगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, Zn2+ एंड SO4 2- आयंस। क्योंकि 1 मोलर कंसेंट्रेशन है, तो जब ये टूटेगा तो 1 मोलर Zn2+ और 1 मोलर SO4 2-, दोनों आयंस की कंसेंट्रेशन अभी सेम है। सेम इसी तरह यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर आप फिल करते हो कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन। तो यहां पर आप कॉपर सल्फेट का एक एक्वस सॉल्यूशन फिल करोगे। अगेन इसकी कंसेंट्रेशन भी हम वही 1 मोलर लेकर चल रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2+ एंड SO4 2- दोनों तरह के आयंस प्रेजेंट है। क्लियर है? इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो हम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसी के एक्वस सॉल्यूशन को हम एज इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, उसी के एक सॉल्ट सॉल्यूशन को हम एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से डिपेंडिंग ऑन टेंडेंसी, आप लोगों ने एनोड और कैथोड का नाम तो सुना ही होगा। ठीक, तो हम अब यहां पर देखें, आज तक शायद आप लोगों ने एनोड कैथोड को विद साइन के हिसाब से सुना होगा। आज के बाद आप ध्यान रखना, एनोड आपके पास कौन सा इलेक्ट्रोड होता है? एनोड इज द इलेक्ट्रोड
वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। वो इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। साइन से कभी भी एनोड को नहीं पहचानोगे आप। एनोड आपके पास वो इलेक्ट्रोड होगा जहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। सेम इसी तरह अगर आप बात करो कैथोड की, तो कैथोड क्या होता है, कैथोड वो इलेक्ट्रोड है वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन। आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, क्या मुझे बता सकते हो जिंक और कॉपर में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है? जिंक की रिएक्टिविटी। जिंक की ज्यादा होने का मतलब क्या है? मेटल है, बिल्कुल, तो मेटल है, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है, मतलब जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो मैं यहां देख रहा हूं जिंक कॉपर में अगर मैं बात करूं तो जिंक के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है और कॉपर के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो हम यहां बोलते हैं कि ये जिंक जो है वो यहां पर क्या बनाएगा, एनोड, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो आप ये ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड है। मैंने इसको लेफ्ट में क्यों बनाया है, अभी हम नोटेशन भी सीखेंगे इसको लिखना। गैल्वेनिक सेल की लेफ्ट साइड हमेशा क्या होती है, एनोड होती है। तो ये आपके पास जिंक एनोड बनाएगा। इस पूरे कंस्ट्रक्शन को हम लोग एनोडिक हाफ बोल सकते हैं, या फिर हम इसे ऑक्सीडेशन हाफ बोल सकते हैं। ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये सेल का आधा पार्ट है, तो हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। सिमिलरली बताओ ये क्या बनाएगा इसके लिए, कैथोड। तो ये जो कॉपर वाला हाफ पार्ट है ये क्या बनाएगा, कैथोड। तो इसे हम कैथोडिक हाफ, या फिर हम इसे रिडक्शन हाफ सेल भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों ही नाम है, जो नाम आपको पसंद हो, जो नाम मिले, दोनों नाम ही आपको पता होने चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या होगा, रिएक्शंस के सामने हम बात करें तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, यानी Zn सॉलिड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एट एनोड डिसोल्यूशन ऑफ जिंक अकर्स। बिल्कुल सही बात है। तो एनोड पर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ जिंक हो रहा है। और आप ध्यान दो, जैसे ही जिंक यहां पर इसके अंदर जिंक मेटल थी, वो यहां पर Zn2 प्लस की फॉर्म में आ रही है, तो इस इलेक्ट्रोड पर क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। इस तरह से और जिंक ऑक्सीडाइज होगा, इस इलेक्ट्रोड पर और इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अक्युमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। इस इलेक्ट्रोड पर कैसा चार्ज आना चाहिए, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। इसीलिए डैनियल सेल के अंदर एनोड कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। क्या होता है, नेगेटिव। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन्स का अक्युमुलेशन होगा, और एनोड हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए मैं थोड़ी देर पहले लिखा था कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब अगर मैं इस एनोड को वायर के थ्रू इस कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इसको तो मैं हटा रहा हूं, हेडिंग थी हमारी सिर्फ। अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं, और ठीक है, तो इससे तो हम बाद में बात कर लेंगे, अभी सिर्फ कनेक्ट करते, तो आप लोग मत बनाना, आप बाद में पूरा डायग्राम बना लेना। तो मैं कनेक्ट कर दूं, तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रैवल करके किधर जाना शुरू करेंगे, इस कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू करेंगे। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड पे पहुंचेंगे, और अब इस सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है, तो वहां पर अब कैथोड की रिएक्शन होगी, और अब कैथोड पर क्या होगा, जो Cu2+ एक्वस आयंस हैं, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या बना लेंगे, कॉपर सॉलिड फॉर्म कर लेंगे। तो क्योंकि कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं, उनका कंजम्पशन हो रहा है, इसलिए ऑब्वियसली उसके रिस्पेक्ट में ये कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। और एट कैथोड क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ कॉपर अकर्स। बोलो सही बात है। इस तरह से जैसे ही आपने वायर से कनेक्ट किया, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो गया होगा। तो अगर हम गैल्वेनिक सेल में देखें, तो
एनोड से कैथोड किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायरेक्शन है? तो बताओ करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होगी? तो पहली चीज हमें पता होना चाहिए कि आपका जो गैल्वेनिक सेल है उसमें करंट फ्लो की डायरेक्शन क्या होती है? कैथोड टू एनोड होती है। अब रटने की जरूरत नहीं है, दिख रहा है आपको कहाँ इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे और कहाँ से कहाँ वो ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पर बीच में मान लो हम एक अमीटर लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा जो बेसिकली आपको करंट दिखा रहा होगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? तो अब देखें यहाँ पर क्या हुआ है, एलिमेंट्स की टेंडेंसी की वजह से, इसके ऑक्सीडाइज होने की वजह से, इसके रिड्यूस होने की वजह से, जैसे आपने इनको लगाया और वायर से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स का एक स्टडी फ्लो शुरू हो जाएगा, जिससे सर्किट के अंदर क्या होगा? करंट फ्लो होगा। लेकिन बेसिकली अभी ये सर्किट आपका कंप्लीट नहीं है, अभी सर्किट कंप्लीट नहीं है, क्योंकि देखो ये सोल्यूशन तो आपस में कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर आती है। स्ट्रक्चर से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ सिखा दूँ, ये आपने कॉपी कर ही लिया है, तो हम पहले लिख लेते हैं एक नेट सेल रिएक्शन। तो देखो ये एनोड है, एनोडिक हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ, जिसे आप रिडॉक्स में भी पढ़ा करते थे, एक ऑक्सीडेशन हाफ लिखते थे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, एक रिडक्शन हाफ। इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। कहने का मतलब 1 मोल जिंक के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से जनरेट हो गए, कहां ट्रांसफर होंगे? कैथोड पर। और वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को 1 मोल Cu2+ कंज्यूम करके क्या बना लेंगे? 1 मोल कॉपर मेटल बना लेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं इस सेल की नेट रिएक्शन। तो अगर हम नेट सेल रिएक्शन लिखें तो बताओ वो क्या बन जाएगी? Zn solid plus Cu2+ aqueous gives you what? Zn2 plus aqueous plus Cu solid। तो ये आपकी नेट सेल रिएक्शन होगी। क्या होगी? नेट सेल रिएक्शन बन जाएगी ये। ठीक है, चलो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और अब मैं यहाँ पर एक और अरेंजमेंट बनाने वाला हूँ जिसे आप बहुत ध्यान से देखें। अब हम इन दोनों सेल को कनेक्ट कर रहे हैं एक और स्ट्रक्चर से, जिसे हम जानते हैं बाय द नेम ऑफ सॉल्ट ब्रिज। किसके नाम से जानते हैं हम इसे? सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो आप देखो ये आपके पास एक यू शेप्ड ट्यूब होती है, इस यू शेप ट्यूब के अंदर आप कुछ चीजें भरते हो। ठीक है, यहां पर इसके दोनों साइड को हमने कॉटन वूल से प्लग किया हुआ है। इसके अंदर आप फिल करते हो एक पेस्ट कंटेनिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। एग्जांपल्स ध्यान रखना, जैसे आपके पास हो गया KCl या फिर KNO3 या फिर NH4Cl या फिर NH4NO3, ये सभी आपके पास एग्जाम्पल हैं किसके? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स के। ठीक, तो ये आपको थोड़े ध्यान देना चाहिए, वो अभी यूज करते करते याद हो जाएंगे। तो ये जो पेस्ट होता है, ये पेस्ट हम बनाते हैं। तो पहले देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, फिर हम देखेंगे सॉल्ट ब्रिज काम क्या करता है, क्यों हमें सॉल्ट ब्रिज की यहाँ पर जरूरत है। सो व्हाट इज अ सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज इज बेसिकली एन inverted U-shaped ट्यूब। इसको हम फिल करते हैं filled with a jelly like paste। filled with what? A jelly like paste of अगर ये एक सब्सटेंस का नाम है जो बेसिकली पानी के साथ मिलकर एक जेली लाइक पेस्ट बना लेता है। तो जेली लाइक पेस्ट ऑफ अगर containing inert electrolytes like KCl हो गया, है ना, या फिर आपके पास KNO3 हो गया, NH4Cl हो गया एंड NH4NO3 हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी, इसी स्ट्रक्चर को हम किसके नाम से जानते हैं? सॉल्ट ब्रिज के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पता लग गया कि सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है ये पता लगने के बाद अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। तो ध्यान से देखना, ये जो वायर वाला पार्ट है ना, वायर वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ये इस सेल का एक्सटर्नल सर्किट होता है। और जो अंदर वाला ना सॉल्ट ब्रिज वाला पार्ट,
इसे हम बोलेंगे इस सेल का इंटरनल सर्किट। क्या बोल देंगे? इंटरनल सर्किट। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है सबसे पहला काम तो क्या करता है, इस सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। किसको कंप्लीट करता है? इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। तो आप यहां पर लिखना शुरू करें एक एक करके। सबसे पहले हम बात करें फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज की। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो इसका सबसे पहला काम क्या होता है? इट कंप्लीट्स द इंटरनल सर्किट, completes the internal circuit of the cell। तो ये इस सेल के इंटरनल सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहा है, कर रहा है। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिख भी रहा है आपको यहां पर। चलो पहले बताता हूं आपको, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, वो नहीं दिख रहा आपको, अभी दिखेगा। इट मेंटेन्स द electrical neutrality of both the solutions, यानी कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट में जो सॉल्यूशंस है, both the solutions by providing oppositely charged ions, by providing oppositely charged आयंस। तो दोनों सॉल्यूशंस के अंदर अपोजिटली चार्ज आयंस को प्रोवाइड करके ये क्या करता है, सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। अब हम बात ये करते हैं कि क्यों इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए और कैसे वो ये काम करता है। एक बार आप ये डायग्राम बना लो, फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्यों चाहिए और कैसे वो काम करता है। चलो, तो अब देखो, आप समझो कि क्यों मुझे इन दोनों सॉल्यूशंस को न्यूट्रल बना के रखना होता है और सॉल्ट ब्रिज ये काम कैसे करता है। वैसे मैंने थ्योरी फॉर्म में तो लिखवा दिया है कैसे करता है, बट अब आप समझो। आप देखो, ये मान लो आपके पास वही जिंक वाला सॉल्यूशन था, एनोड, और ये आपका कॉपर वाला सॉल्यूशन है जो कि है कैथोड। ठीक है, तो यहां पर आपने क्या भरा हुआ है, यहां पर आपने ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक, और यहां पर आपने क्या फिल किया हुआ है, CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन फिल किया हुआ है। ठीक है, अब आप देखो, यहां पर वही जिंक इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है, और इतनी फिजिक्स आपको आती है कि देखो अभी यहाँ पर इस पर चार्ज है नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव पोल है और ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। मान लो एक बार के लिए वैल्यू देता हूँ आपको कि 1.1 वोल्ट है। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.1 वोल्ट है। अब हो क्या रहा है एक्चुअली, मैंने इनकी दोनों की कंसिडरेशन देखो 1 मोलर ली थी, 1 मोलर ली थी। तो यहां पर शुरुआत में जितने Zn2+ आयन रहे होंगे उतने ही क्या रहे होंगे, SO4 2- आयन भी रहे होंगे। लेकिन एज सून एज इस सेल ने काम करना शुरू किया तो यहां से क्या होगा, जिंक डिसॉल्व होगा और वो सॉल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन की फॉर्म में आना शुरू होगा। बोलो होगा या नहीं होगा? और यहां पर शुरुआत में Cu2+ एंड SO4 2- आयन रहे होंगे। तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो यहां क्या होगा, यहां से Cu2+ आयन गायब होते जाएंगे, तो SO4 2- का नंबर बढ़ता जाएगा। यहां जिंक डिसॉल्व हो रहा है, Zn2+ आयंस का नंबर बढ़ता जाएगा। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है उस पे बताओ कैसा चार्ज जनरेट होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये वाला जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि उधर से पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं और इधर से पॉजिटिव आयन कम होते जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के बाद आप देखो इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में भी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसका अपोजिट होगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मान लो आपने सेल शुरू किया और 1 मिनट के बाद यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया -0.2 वोल्ट का होगा। और अगर ये कहानी चलती रही तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो वो जो रिवर्स पोटेंशियल लग रहा है, जो उल्टा पोटेंशियल लग रहा है, वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो इसके इक्वल हो जाएगा। आप समझो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 1.1 वोल्ट माइनस साइन के साथ। बताओ अब नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा?
0। तो अब आपका सेल इस कंडीशन में काम करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। तो इस सेल की वर्किंग के लिए सॉल्ट ब्रिज का होना बहुत जरूरी है, एसेंशियल पार्ट है इस सेल का, क्योंकि वो ये काम कर रहा है। अगर दोनों सॉल्यूशन अपोजिटली चार्ज नहीं रहे तो इस रिवर्स पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, आपका सेल थोड़ी देर के बाद काम करना बंद कर देगा। तो आप इसको यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में भी ऐड कर सकते हो चाहो तो, कि इफ द सॉल्यूशंस, और या फिर लिख दो इफ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज नॉट मेंटेन्ड, if the electrical neutrality is not maintained, then a reverse potential will be generated. A reverse potential will generate and cell will stop working after some time, will stop working after some time। तो थोड़ी देर के बाद आपका जो सेल है ये काम करना बंद कर देगा। तो आपका सेल स्मूथली काम करता रहे, इसके लिए हमारा सॉल्ट ब्रिज बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए हमें इन दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना होता है। देखें, यहाँ आपको भी कुछ भी याद नहीं करना, आप समझें। किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो उसके बेसिक्स को समझाने के लिए, तो आप बेसिक वर्किंग समझ रहे हो कि हम डिटेल्स में जा रहे हैं कि ये आपका गैल्वेनिक सेल काम कैसे करता है। बोर्ड्स के हिसाब से भी आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी भी होगी। एक बार एनसीईआरटी से भी गो थ्रू करें, बहुत ज़रूरी हो जाएगी आपके लिए यहाँ पर। चलिए, इसके बाद अब हम चल रहे हैं अगला, एक और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो फंक्शन भी आपको विजुलाइज करना होगा। तो आई होप आप लोगों ने ये वाला लिख ही लिया है, मैं इसको बताता हूँ, आप कंटिन्यू करें। इस चीज़ को आप कहीं साइड में लिख लें, उसी से एरो बना के, जैसे मैं करता हूँ ना एरो बना के, ऐसे आप अपने नोट्स में बना के लिख लो। फिर मैं आपको सिखाता हूँ इसका थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप देखें, इट प्रिवेंट्स intermixing of the two electrolytic solutions, and avoids what? Liquid junction potential। किसको अवॉइड करता है ये? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है। तो ये इसका मेन काम होता है, इन दोनों सॉल्यूशंस की इंटरमिक्सिंग को रोकता है। मतलब दिख रहा है आपको भी मिक्स हो ही नहीं सकते, और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को अवॉइड करता है।